नमस्कार आप सभी का चाणक्य एकेडमी में आपका फिर से सभी से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे 67 बीपीएससी क्रैश कोर्स को लेकर के और हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री पर। अब तक हिस्ट्री पर हमने कला को पढ़ा, 4 कला हैं। अब तक हमने 2 आंदोलन पढ़े, जनजातीय आंदोलन बिरसा और संथाल। फिर हमने 57 की क्रांति देखी। अब हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटीज पर। पहला हमने पर्सनैलिटी बात की गांधी पर और आज हम लोग बात करेंगे विश्व कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। महान शख्सियत, विराट शख्सियत। 1861 में जन्म, 1941 में इनकी मृत्यु होती है। दिवंगत आत्मा 80 साल का लंबा जीवन, गहरा जीवन। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गीतांजलि, कविताओं का संग्रह, और इनके लिए इसको साहित्य का नोबेल दिया गया। आइए पहले कुछ इनके कोट से उनके बारे में कुछ जाना जाए। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर न सिर्फ बल्कि एक कवि थे, बल्कि संगीतकार भी थे। बहुत से संगीत बजाते थे। मंगला संगीत में उसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से चित्रकार भी थे। सोचिए, आसान नहीं है। लिख भी रहे हैं, गाना भी बजा रहे हैं, संगीत भी कवि क्रिएशन कर रहे हैं, चित्रकारी भी कर रहे हैं। तो आप समझिए, बहुआयामी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ टैगोर। उनके बारे में आपसे बीपीएससी जानना चाह रहा है कि उनके मौलिक विचार क्या थे, उनकी रणनीति क्या थी, क्या सोचते थे वो, और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने क्या अपना योगदान दिया। ठीक है, देखिए, कहते हैं डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग, फॉर शी वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। आज भी ये लागू होता है। आप बच्चे पर अपनी सीख को थोपने का प्रयास नहीं कीजिए या वहां तक उसको मत रोकिए, क्योंकि वो अपने दूसरे समय में उसका जन्म हुआ। विचार को समझिएगा, ये विचार शिक्षा से जुड़ी हुई है। आज के दिन पे यही प्रॉब्लम है कि माता पिता, अधिकांश माता पिता अपने लक्ष्य को या अपने उद्देश्य को बच्चे पर थोपने का प्रयास करते। तुम आईटी क्रैक करो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम सिविल सर्वेंट बनो। बच्चा जो अपना इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए बच्चा अधिकांश बेरोजगार हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत गंभीर बात कहते हैं कि वह दूसरे समय में पैदा हुआ है। आपका समय अलग था, आपके विचार अलग थे, आज के विचार अलग हैं, तो उसको फ्री कीजिए। फिर देखिए, फैक्ट्स आर मेनी बट द ट्रूथ इज वन। तथ्य बहुत सारे हैं, सत्य केवल एक है, इसलिए सत्य पे अडिग रहना चाहिए। सत्य एक ही होता है। उसके बारे में फैक्ट्स कई सारे हो सकते हैं। कई सारा व्यक्ति सत्य को ना जान के फैक्ट जानता होगा और उसी को सत्य मान लेता होगा, बट उसको सारे फैक्ट नहीं पता है तो उसको सत्य पता ही नहीं है। आज यही समस्या है। मीडिया आपके सामने आती है, वो आपके सामने फैक्ट रखती है। आपने 10 तरह के मीडिया को सुना, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टीवी मीडिया है। आपने 50 फैक्ट को सुना, आप लोग तो सत्य यही है, लेकिन सत्य वो नहीं है, वो भ्रम है, इल्यूजन है। फैक्ट इल्यूजन पैदा करती है, क्योंकि फैक्ट आपके दिमाग पे कंक्रीट नॉलेज को तैयार नहीं करती है। आज भी ये प्रासंगिक है। फैक्ट्स आर मेनी बट द ट्रूथ इज वन। नेक्स्ट आइए। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, उन्हीं को क्रोध अधिक आता है। सोचिए, बात सही है कि नहीं है? अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई मित्र है, कोई भाई बंधु है, अगर आप उसको कह दिए तो समझिए आपका क्रोध शांत हो गया। अगर नहीं कह पाए तो क्रोध ज्वालामुखी बन जाएगा। ज्वालामुखी जब आएगा तो आप क्रोधित होइएगा, क्रोधित होगा तो हिंसा आएगा, और हिंसा आएगा तो समझिए आपका समाज में जो स्वीकार्यता है वो क्या हो जाएगी? कम। एक और स्टेटमेंट पढ़िए। रीच हाई फॉर स्टार्स लाई हिडन इन यू। ऊंचाइयों पर पहुंचिए, और जो आपके अंदर स्टार छुपा हुआ है, जो तारा छुपा हुआ है, उसको जानिए। ड्रीम डीप, गहरे सपने देखिए। फॉर एवरी ड्रीम प्रिसीड्स द गोल, और हर सपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब मैं इस कोट्स के माध्यम से, देखिए कोट्स इसके हजारों दिए मेरे नाटक, आप सारे कोट्स को नहीं पढ़ सकते, याद भी नहीं होता, लेकिन हम इस कोट्स के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किए कि यह एक महान दार्शनिक थे, महान विचारक थे। अपने विचारों, अपने दर्शन के माध्यम से पुस्तकों में पिरो दिए, और वो विचार आज तक हम तक फैले हुए हैं, पूरे समाज भर फैले हुए हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी इन विचारों को पढ़ेगी, लागू करने का प्रयास करेगी।
तो ऐसे महान शख्सियत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, और महान शख्सियत कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हमको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या जानना है? मोटी मोटी बातें हमको क्या जाननी है? सबसे पहले हमको जानना है कि इनके विचार, दूसरा नेशनल मूवमेंट में इनका योगदान, मोटा मोटी बात जानना है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को, हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं, वो कहा जाता था विश्व कवि, इनको कवि गुरु भी कहा जाता था, कवियों के गुरु। बताइए, इतने सारे इन्होंने कविताएं लिख दी, इन्हें विश्व कवि, कवि गुरु, इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता था, क्योंकि गुरुओं के गुरु थे भाई साहब। क्योंकि जो ज्ञान था, जो विचार थे, जो दर्शन था, जो सोच थी, जो समझ थी, वो काफी उच्च स्तर की थी। साथ साथ ये साहित्यकार थे, लिखते थे, साहित्य लिखते थे, कविता के रूप में, काव्य के रूप में, उपन्यास के रूप में, उपन्यास के रूप में, कई सारे तरीके से ये साहित्य लिखते थे, छोटी छोटी कविताएं लिखते थे। ये चित्रकार थे, पेंटिंग करते थे, संगीतकार थे, संगीत बजाते थे। सोचिए आप, साहित्यकार, कला प्रेमी, कला के विविध स्वरूपों में प्रेमी, आसान चीज नहीं है, इन्होंने प्राप्त किया। और बताइए, ये 70-60 की उम्र में चित्रकार बने। सोचिए आप, सोचने वाली बात है। जहां व्यक्ति सपने देखना बंद कर देता है, उस उम्र में इन्होंने सपने देखना शुरू किया कि भैया चित्रकारी में भी हाथ आजमाया जाए। और इनके द्वारा बनाए गए चित्रकारियां आज भी एक मिसाल है। कुछ फोटोज निकाल के गूगल में देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटिंग्स और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके भाई, इनके दादा सब चित्रकार हुआ करते। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, ये सारे चित्रकार ही थे, महान चित्रकार। हमने क्या क्या पढ़ा? इन्हें क्या क्या कहते हैं? विश्वकवि, कवि गुरु, गुरुदेव। तो लिखिएगा, शब्द लिखिएगा, साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार। साथ साथ ये युग पुरुष थे, विराट व्यक्तित्व के धनी थे। तो हमको ये सारी बातें एग्जामिनेशन में लिखनी है। इन्हें गैर यूरोपियन पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला। सोचिए, अपने साहित्य गीतांजलि के इन्होंने नोबेल मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आसान उपलब्धि नहीं थी। अंग्रेजी सरकार ने इनको सर की उपाधि दी, नाइटहुड की उपाधि दी। हाँ, ये उपाधि उन्होंने त्याग दी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्मम हत्या का मैं विरोध करता हूं, और अंग्रेजों ने जो मुझे उपाधि दी है, मैं उस उपाधि का त्याग करता हूं। मुझे ऐसी उपाधि नहीं चाहिए उस हिंसक सरकार से जो निहत्थे लोगों पर वार करती है, और एक तरह का ये जेनोसाइड था, नरसंहार था। तो ऐसे थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ये आपको बातें एग्जामिनेशन में क्या करनी है? लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे अभी कि उनके विचार, क्या पढ़ेंगे? विचार। देखिए, विचार देखिए, जानना मुश्किल नहीं होता है। विचार जानने के लिए आपको चीजों को भिन्न भिन्न भागों में क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो थोड़े विचार को समझने से पहले कुछ चीजें थोड़ी सी और समझी जाए। देखिए, हमने कहा कि ये साहित्यकार थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी साहित्य लिखी। एक महत्वपूर्ण साहित्य गीतांजलि, गोरा नाम का भी साहित्य इसने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है इनके लिए। इन्होंने एक साहित्य इंपोर्टेंट करा, सभ्यता का संकट 1940 में। अंग्रेजी सरकार पे लिखा था, किस प्रकार अंग्रेजी सरकार गैर यूरोपीय देशों में अपने दमन के द्वारा सत्ता को प्राप्त करती है, कैसे लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन करती है, कैसे लोगों को मौत के घाट उतारती है। तो सभ्यता का संकट, किस प्रकार सभ्यता में संकट में है, किस प्रकार पश्चिमी सभ्यता हावी होने का प्रयास करती है, तो सभ्यता का संकट। साथ साथ इन्होंने शिशु, छनिका, कपिका जैसे कई सारे साहित्य की किताबें लिखी। इनका साहित्य बहुत डाइवर्सिफाइड होता था। ये काव्य भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे। सोचिए, और विशेष करके ये बंगाली भाषा में हुआ करता था। अंग्रेजी में अनुवाद किया गया बाद में, गीतांजलि बंगला भाषा में लिखी गई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इतने बड़े धनी थे, साहित्य में उनका इतने कम उम्र में इनका रुझान आया। 1000 से ऊपर साहित्य की रचना उनके ऊपर पास है। बंगला साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इस साहित्य में जो उनकी बातें हैं, जो विचार हैं, वो आज भी हमें मार्गदर्शन करती है। दूसरा, उन्होंने जो संगीत का विकास किया उसका नाम ही है रविंद्र संगीत। सोचिए,
एक व्यक्ति जो संगीत बना, उसके नाम पे संगीत आ गया। हिंदुस्तानी शैली का ठुमरी शैली से प्रभावित यह शैली, जिसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपने कविताओं और जो काव्य लिखे गए उसको संगीत में पिरो दिया। खुद ही बजाते थे, खुद ही गाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे लोग, इतना सुंदर राग उनके मन से निकलता था। और इनके द्वारा जो जो लिखे गए गीत हैं, एक है अमार सोनार बंगला, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अमार सोनार बंगला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। दूसरा इनके द्वारा ही लिखा गया है जन गण मन, जनगण मन, ये भारत का, इंडिया का राष्ट्र। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने दो देशों के नेशनल एंथम को लिखा, यहां तो व्यक्ति एक नहीं लिख पाता है। कितना बड़ा संगीतकार है, कितना महान संगीतकार है, कितने महान साहित्यकार हैं, सोचने वाली बात है। ऐसे ही कवि गुरु नहीं बने, ऐसे ही इन्हें युग दृष्टा नहीं कहा जाता, युग पुरुष नहीं कहा, विराट व्यक्तित्व नहीं कहा जाता है। इन्होंने इस चीज को प्राप्त किया है। इन्होंने रविंद्र संगीत को शांति निकेतन में व्यापक स्तर पर विस्तारित किया। हम लोग पढ़ेंगे शांति निकेतन के बारे में। यह शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश किया। और साहित्यकार, संगीतकार और चित्रकार, अपने जीवन के अंतिम समय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव ने कई सारे चित्रों का निर्माण किया ऑयल पेंटिंग्स के द्वारा। इनके भाई अविन्द्रनाथ टैगोर महान चित्रकार थे। इनकी चित्रकला में नवीनता दिखाई देती है, नवाचार दिखाई देता है, वो दर्द दिखाई देता है, और उस तीनों का संगम से एक विराट व्यक्तित्व की छवि क्या करती है, झलकती है। तो ये हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। लेकिन हम लोग को मेन जानना है रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार। देखो, सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विचार में हम लोग को जानना है सबसे पहले सामाजिक विचार, सोशल विचार, सोशल आइडियाज, समाज के बारे में क्या सोचते, सामाजिक दर्शन क्या था। वो एक ऐसे समाज की बात करते थे जो समाज सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, संस्कार हो, उसमें सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, समाज में समन्वय हो, एकजुटता हो, यूनिटी हो, समाज में समानता हो, इक्वलिटी हो, कोई भेदभाव ना हो, समाज में न्याय हो, जस्टिस हो, सभी लोग समाज में न्यायपूर्ण तरीके से एक साथ रहे, समाज में मानवतावाद हो, ह्यूमनिज्म हो। अब बताइए, ये सारी बातें सामाजिक एंगल में जब बात की जा रही है तो उनके अनुसार समाज ऐसा होना चाहिए, एक आदर्श समाज होना चाहिए, जहां पर समाज में सभी लोगों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, सभी क्षेत्र, सभी भाषा के लोग एक साथ रहे, और एक साथ रह करके समाज को एकजुट करे, तभी समाज हमारा क्या होगा, सभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा। तो टैगोर का सामाजिक दर्शन समाज के बारे में था कि समाज एक अच्छा समाज होना चाहिए, जहां पर संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, धर्मांधता नहीं होनी चाहिए कि लोग जाति के नाम पे सोच रहे हैं, लोग धर्म के नाम पे सोच रहे हैं, जो लिंग के आधार पे सोच रहे हैं। नहीं, समाज एक होना चाहिए, और वह एकता में सभ्यता होनी चाहिए। तो यह कौन सा दर्शन हो गया, सामाजिक दर्शन। समाज दर्शन में यह बोलते थे कि नगर का विकास तो हो, लेकिन गांव पीछे ना छूट जाए, गांव का भी ग्रामोत्थान होना चाहिए। भाई, विलेज डेवलपमेंट नहीं होगा तो नगर विकास करके क्या कर लेगा। वो कहते थे गांव और समाज विकास के दूसरे के पूरक हैं, हमें गांव के साथ शहरों का विकास करना होगा, शहर के साथ गांव का विकास करना होगा, और गांव जितना विकसित होगा उतना ही भारत विकसित होगा। तो ये उसके विचार थे, किसको लेकर के, नगर और गांव के विकास को लेकर। उनका सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के जो योगदान था, वो कहते थे शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा आत्म साक्षात्कार करता है, शिक्षा आपके अंदर अभिमान लाता है, शिक्षा आपके अंदर स्वावलंबन लाता है, शिक्षा आपके अंदर आत्मनिर्भरता लाती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का सोचने समझने का तरीका काफी चेंज होता है, तार्किक होता है, वैज्ञानिक होता है। इसलिए शिक्षा आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। शिक्षित व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा पहले, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो अपने नॉलेज को बढ़ाएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, संकीर्णता में नहीं बंधेगा, तब जाके एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण होगा। तो इस शिक्षा प्रणाली के लिए जो टैगोर पक्षधर थे, वो कहते थे कि शिक्षा प्राकृतिक परिवेश में होनी चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। ये क्लासरूम प्रोग्राम जो कार्यक्रम है, बंद कमरे में नहीं।
प्रकृति में जाए। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के वो हिमायती थे, तो कहते थे कि शिक्षा प्राचीनतम पद्धति जो थी वो सबसे अच्छी थी। क्लासरूम शिक्षा एक बंद तरह की शिक्षा होती है। प्राकृतिक परिवेश में मिली हुई शिक्षा, प्रकृति के साथ जब आप शिक्षा लेते हैं तो आपके बुद्धि में, भेजा में वो चीजें ज्यादा घुसती है। साथ साथ शिक्षा आपकी गरिमा से जुड़ा होना चाहिए, जो आपको अपनी गरिमा का एहसास कराए। शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो आपके अंदर मूल्य विकसित करे, स्वतंत्रता और समानता के, फ्रीडम और इक्वलिटी के, कि व्यक्ति उस चीज के बारे में सोचे। और साथ साथ इस शिक्षा को लेकर के वो कहते थे कि किताबी शिक्षा से ज्यादा जरूरी है व्यवहारिक शिक्षा, बिहेवियर नॉलेज। जब तक व्यवहारिक शिक्षा नहीं होगी तब तक बड़ी समस्या है। इसलिए इस शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए शांति निकेतन में स्कूल की स्थापना करते हैं 1901 में, और 1918 में इसी शांति निकेतन में वो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। और आज के बंगाल में यह आज भी है शांति निकेतन। कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर जाइएगा, यहां पर बहुत शांति मिलती है, बहुत पीसफुल प्लेस है। बोलपुर जिले में है, कलकत्ता रूट में है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो शांति निकेतन की स्थापना करते हैं, बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन जाता है। तो ये कहते हैं उनके शिक्षा को लेकर के विचार थे। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रकृति के अनुरूप। शिक्षा आपके आत्म जागरूकता से, शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। और वो बात करते थे कि नारी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि नारी अगर समाज में शिक्षित नहीं है तो समाज सभ्य और सुसंस्कृत हो ही नहीं सकता है ना। 50% आबादी तो उन्हीं की है ना। उनके साथ असमानता होगी, उनके साथ भेदभाव होगा, उनके साथ शोषण होगा, उनका उत्पीड़न होगा। अगर नारी शिक्षित होगी तो समाज सब कुछ बदलेगा, क्योंकि अगर नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार जो थे, ये विचार काफी ज्यादा तार्किक, व्यवहारिक और रियलिस्टिक थे कि ये करना है। तो विचार कैसा रहा है सामाजिक में, ये बातें आपको याद रखनी है, लिखना है। साथ साथ शहर नगर शिक्षा के बारे में सब बातें याद रखनी है। और शिक्षा को लेकर के उन्होंने हेर फेर नाम का पुस्तक भी लिखा और शिक्षा के पूरे मॉडल पर उस पर चर्चा की, क्योंकि वो बहुत बड़े, हमें पता है, साहित्यकार भी थे, लिखते भी थे। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा हो गया? सामाजिक दर्शन। नेक्स्ट आइए उनका सांस्कृतिक दर्शन। सांस्कृतिक दर्शन में वह इंडिया है और पश्चिम है, वेस्ट है। वह कहते हैं कि इंडिया अध्यात्म का केंद्र है और पश्चिम तर्क का केंद्र है। तो पश्चिम वाले तर्क यहां लेकर आए और इंडिया वाले अध्यात्म पश्चिम को दे। जब तक ये दोनों का संतुलन नहीं होगा, अध्यात्म और तर्क का समाज विकसित नहीं कर सकता है। भारत अध्यात्म में सर्वोपरि है, सर्वगुण संपन्न है, और पश्चिम तर्क में ज्यादा आधुनिक। दोनों को मिलाइए, दोनों को मिक्स कीजिए, दोनों को ब्लेंड कीजिए। पश्चिम को उन्होंने अध्यात्म से परिचय कराया और भारत को उन्होंने तर्क से परिचय कराया। उन्होंने कहा जब तक दोनों का संतुलन नहीं होगा, अध्यात्म और तार्किकता का, सांस्कृतिक प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रगति तर्क के साथ साथ आध्यात्मिकता पर टिकी हुई है। और समाज तभी सांस्कृतिक रूप से उन्नत होगा जब दोनों का व्यवहारिक स्तर पर संतुलन होगा, और जितना ज्यादा संतुलन होगा समाज उतना ही प्रगति करे। इसलिए पश्चिम और पूर्व को जोड़ने का प्रयास किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उनका जो आर्थिक दर्शन था, वो कहते थे कि समाज में अगर शक्तिशाली वर्ग हैं और समाज में शोषक वर्ग भी होगा, और शक्तिशाली और शोषक वर्ग के भी जो संबंध होगा वो संघर्ष पर आधारित होगा, और ये संघर्ष समाज में तनाव को लेकर के आएगा, और तनाव समाज में हिंसा को लेकर के आएगा, और हिंसा समाज को तोड़ के रख देगा। वो कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की बुनियाद टिकी हुई है सहकारिता। किसमें टिकी हुई है? सहकारिता। समाज को जोड़िए, यूनाइट कीजिए। जिसके पास है उसकी जिम्मेदारी है कि वो नीचे वाले को दे, और यह पॉसिबल तब है जब नीचे वाले एकजुट हो जाए, एक उद्योग को स्थापित कर ले, एक यूनाइट कर ले, मिलकर काम करे, तब लोग मिलकर के किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सहकारिता की भावना, संविधान का आर्टिकल पता होगा आप लोग को, ग्राम पंचायत 40। इस ग्राम पंचायत में एक माध्यम था कि सहकारिता के माध्यम से लोगों का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। सहकारिता जितना ज्यादा अच्छी होगी, समाज और राष्ट्र उतना ज्यादा विकसित होगा। इनका दर्शन, अगला बात करते हैं तो सांस्कृतिक और आर्थिक, याद रखिएगा सब वर्ड्स। नेक्स्ट आइएगा उनका दर्शन विश्व शांति पर, विश्व बंधुत्व पर। वो कहते थे कि आज, उस समय उनके काल में हथियारों की दौड़ थी और यह दौर अनैतिक है। जितनी ज्यादा हथियारों की दौड़ होगी उतना ज्यादा राष्ट्र पीछे होते जाएगा, क्योंकि हथियार मानवता के लिए विध्वंसक है। वह कहते थे हथियारों की दौड़ नहीं होनी चाहिए। वो कहते थे कि हथियार मानवता के लिए विध्वंसक है। वो कहते थे कि विश्व शांति चाहिए तो हमें हथियारों से मुक्त दिलाना होगा, और जितना ज्यादा मुक्ति होगी
उतना राष्ट्र प्रगति करेगा। उनके विचार लोकतंत्र पर, वो कहते थे कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, राजनीति के साथ आर्थिक भी होना चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब स्वतंत्रता से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई इसका मतलब यह नहीं कि आप लोकतंत्र हासिल कर लिए। जब तक आपको समाज में न्याय नहीं मिलेगा, जब तक समाज में आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा, जब तक समाज में आपके साथ शोषण का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो पूर्ण लोकतंत्र को लेकर के आए, जो लोगों को उस लोकतंत्र में अपना एहसास कराए कि तुम भी लोकतंत्र के अभूतपूर्व क्या हो, भागीदार हो। तो यह था लोकतंत्र के बारे में उसका विचार। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार राष्ट्रवाद के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहते थे राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, राष्ट्रवाद लोगों को प्रेरित करती है अपने राष्ट्र के प्रति। लेकिन वो कहते थे कि राष्ट्रवाद जब कन्वर्ट हो जाए उग्र राष्ट्रवाद में, ये गलत है, क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद आपको अपने राष्ट्र के प्रति अंध लगाव पैदा करती है, और यह अंध लगाव आपके अंदर संकीर्णता लाती है, आपके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति लाती है, आपके अंदर भेदभाव लाती है, आप विरोध की प्रवृत्ति का जन्म होता है, जिससे दो पक्ष में हिंसा होगी और हिंसा का मार्ग कभी भी शांति लेकर नहीं आएगा। जैसा यूरोप में कई सारे क्षेत्रों में हुआ। यूरोप में अंध राष्ट्रवाद आया जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सेकंड विश्व युद्ध हुआ। वो कहते थे कि राष्ट्रवाद ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद बहुत खराब है, लेकिन अगर राष्ट्रवाद होगा उग्र राष्ट्रवाद आने की संभावना होगी, क्योंकि आपके दायरे को बांधता है, आपको एक क्षेत्र विशेष से लगाव रखता है। इसलिए कहते थे कि राष्ट्रवाद की जगह क्या होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीयवाद। वो कहते थे सारा विश्व के लोग एक हैं, सब विश्व के लोग एक हैं, सबकी आत्मा एक है, तो सबके बीच प्रेम पूर्वक संबंध होना चाहिए, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। सब मनुष्य का हित एक ही में है कि सब मनुष्य प्रेम से रहे, सब मनुष्य शांतिपूर्वक रहे। और यह तब संभव था जब यह विचार वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ गए। वो कहते थे पूरा विश्व एक कुटुंब है, पूरा विश्व एक कुटुंब है। पूरा विश्व कुटुंब मतलब कि यह पृथ्वी में सारे लोग एक कुटुंब के निवासी हैं, और हर लोगों की आवश्यकता लगभग सिमिलर है। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी जीवन शैली चाहिए, सभ्य समाज चाहिए, सब में समानता चाहिए, समन्वय हो। और ये पॉसिबल राष्ट्रवाद में नहीं पॉसिबल है, ये अंतरराष्ट्रवाद में ही पॉसिबल है। और जितना ज्यादा अंतरराष्ट्रवाद होगा, टैगोर कहते थे, उतना ज्यादा मानवतावाद होगा, क्योंकि मनुष्य अंतरराष्ट्रीय विश्व शांति के लिए खतरा नहीं होगा, हथियारों की होड़ नहीं होगी, तो मामला होगा मानवतावाद का। लोग कद्र करेंगे मानवतावाद की, और जितना ज्यादा मानवतावाद होगा समाज उतना ही क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। इसके साथ साथ टैगोर का विचार स्वतंत्रता पर भी था, फ्रीडम पर भी था। वो कहते थे कि फ्रीडम ऐसी ना हो जो सिर्फ आपको राजनीतिक स्वतंत्रता दे, फ्रीडम ऐसी हो जो व्यक्ति को खुद से स्वतंत्रता दे, विचारों से स्वतंत्रता दे। जितने आप विचारों से स्वतंत्र होइएगा उतने ज्यादा आप जीवन में आगे बढ़िएगा। तो ये थे टैगोर के विचार। क्या क्या विचार हमने पढ़ा, रिकॉल कीजिए। हमने पढ़ा उनका सामाजिक विचार, समाज कैसा होना चाहिए। हमने पढ़ा उनका आर्थिक विचार, हमने पढ़ा उनका सांस्कृतिक विचार, हमने पढ़ा उनका राष्ट्रवाद का विचार, स्वतंत्रता का विचार, लोकतंत्र का विचार, हमने पढ़ा उनका विचार मानवतावाद का। तो ये सही सारे विचारों के संगम को लेकर के आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और जाकर के सारे पॉइंट्स को लिख देना है। जब आप लिखिएगा आपको लगेगा कि पॉइंट्स डाइवर्सिफाइड हैं, उत्तर मिलने की संभावना, उत्तर डाइवर्सिफाइड होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ज्यादा नहीं लिखना है, समस्या यही है, सटीक लिखना है। 300-400 शब्दों में लिखना है तो सटीक लिखिएगा तब तो लिख पाइएगा ना, ज्यादा लिखिएगा तो कहां से लिख पाइएगा। कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, बेहतर लिखिए, मार्क्स उसी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए टैगोर के विचार। तो कई सारे विचारों को आपको एक साथ क्लब करना होगा, तब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल मूवमेंट में टैगोर का क्या योगदान था। तो सबसे पहले भारत में बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन चला। यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के रूप में आपको दिखाई देता है। टैगोर ने इस आंदोलन का समर्थन दिया, क्योंकि टैगोर कहते थे स्वदेशी आत्मनिर्भरता लाती है। और इस आंदोलन के दौरान टैगोर ने लोगों को रक्षा बंधन दिवस बनाने का आह्वान किया कि जो बंगाल को बांट दिया गया है वो लोग रक्षा बंधन दिवस बनाए, एक दूसरे को राखी बांधे, एक दूसरे के अंदर प्रेम का संचार करें। साथ साथ अमर सोनार बंगला
रचना की, जो बाद में क्या बन गया, बांग्लादेश का नेशनल एंथम। जन गण मन भी इस समय बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ समाज में, और कहीं ना कहीं बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, लेकिन एक बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें जो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की कपड़े जलाई जा रही थी, वो कहते थे कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि इससे धन का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, पर उनका नजरिया था ये सोचने का कि भैया जब बन गया प्रोडक्ट तो उसको क्यों जलाया जाए, कहने के संपत्ति का नुकसान है, उसका प्रयोग कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के कपड़े भी नहीं है, उनके विचार थे। ठीक है, तो ये विचार बंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। दूसरा, वो कहते थे हाँ, स्वदेशी जो लाता है वो स्वावलंबन, क्या लाता है, स्वावलंबन। दूसरा, जब भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, माइकल ओडवायर निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देता है, हजारों लोग मर जाते हैं। उधम सिंह प्रण लेता है कि भैया हमको जो खत्म करना है। 1940 में उधम सिंह खत्म करता है माइकल ओडवायर को। तो जालियांवाला हत्याकांड होता है, नृशंस हत्याकांड। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि क्या करते हैं, त्याग देते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा त्याग, तुम्हारा उपाधि, तुम लोग फर्जी हो, तुम लोग भारत में आके भारत के लोगों का कत्ल करते हो, निहत्थे लोगों का कत्ल करते हो, तुम लोग कायर हो, डरपोक हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समय अपनी उपाधि को क्या कर दिया, त्याग। उसके बाद कहीं ना कहीं टैगोर ने वैचारिक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया, समाज को एकजुट करने के लिए, आर्थिक रूप से विकास करने के लिए, सांस्कृतिक प्रगति के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। उसने बहुत सारे तरीके से राष्ट्र को एकजुट करने का क्या किया, प्रयास किया। और अंग्रेजी सत्ता की जब गुलामी सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी, 1940 में उन्होंने किताब लिखी, सभ्यता का संकट, जिन्होंने अंग्रेजी समाज के दमन को दिखाने का प्रयास किया कि भैया ये अंग्रेजी समाज जो है, अपनी समाज ये सभ्यता की लड़ाई लड़ रही है, और कहने के पूरे विश्व में सभ्यता का संकट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार और कांग्रेस के विचार अलग अलग थे, कई कई अलग अलग थे, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी, वह आजादी चाहती थी। वह कहती थी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करेगी, बहिष्कार का समर्थन करेगी, राष्ट्रवाद का समर्थन करेगी। लेकिन टैगोर जो थे कहेंगे नहीं, कपड़ा मत जलाओ। वो कहेंगे नहीं, राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रवाद गलत है, वो आपको वायलेंस की तरफ खींच सकता है, इसलिए अंतरराष्ट्रवाद ठीक है। कहीं के विचार गांधी से भी उनके अंतर थे। लेकिन जो भी मामला हो, मामला यह है कि टैगोर का दर्शन, क्योंकि टैगोर जो थे वह कलाकार थे, कला थे, आर्टिस्ट थे, दूरदृष्टा युग पुरुष थे। उनका दर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो साहित्य, संगीत, पेंटिंग्स पे ज्यादा फोकस किए, अपने विचारों से समाज को दिव्य दृष्टि देने का प्रदान किए। कभी भी सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं आए, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, नहीं, सक्रिय रूप से नहीं आए। लेकिन अपने लेखन शैली, अपने संगीत, अपने हर तरीके के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को भी दिशा देने का प्रयास किया। इतने महान थे टैगोर। 1941 में दिवंगत, उनकी देहांत हो जाता है। भारत में एक सूरज का अस्त हो जाता है। 80 साल का यह जीवन जितना लंबा था उतना ही गहरा था, और उन्होंने वो कीर्तिमान हासिल किए कि हमें गर्व होता है कि हम टैगोर की जमीन पर जन्म लिए, हमें गर्व होता है कि हमने टैगोर को विचारों को पढ़ने का मौका मिला, गर्व होता है कि उनके द्वारा लिखे गए साहित्य, संगीत और जो चित्रकला है आज भी मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और गौरवान्वित हो सकते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को बहुत कुछ दिया। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.